कभी सोचा है कि कैसे एक छोटी सी चिंगारी ने देखते ही देखते पूरे हिंदुस्तान के नक्शे को बदल दिया? आज हम मराठा साम्राज्य की उसी 150 साल की शानदार, तूफानी और नाटकीय कहानी में उतरेंगे, जिसमें शौर्य भी है, महत्वाकांक्षा भी है और एक चौंकाने वाला अंत भी। तो सवाल यही है, आखिर ये हुआ कैसे? कैसे एक छोटे से पहाड़ी इलाके से उठी एक शक्ति ने उस विशाल मुगल सल्तनत को चुनौती दे डाली, जिसके नाम से उस वक्त पूरा हिंदुस्तान कांपता था? चलिए समझते हैं असाधारण साहस और महत्वाकांक्षा की इस कहानी को। और इस कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे नायक से जिसने एक आज़ाद राज्य का सपना देखा और फिर उसे हकीकत में बदलने के लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी। तो बात है साल 1630 की और जगह थी शिवनेरी का किला। यहीं पर जन्म हुआ उस चिंगारी का, जिसे आगे चलकर आग बनना था। उनके पिता शाहजी राजे एक ताकतवर जागीरदार थे, लेकिन असली शिल्पी थी उनकी माँ जीजाबाई। उन्होंने शिवाजी को सिर्फ कहानियां नहीं सुनाई, बल्कि अन्याय के खिलाफ लड़ने का जज्बा दिया। और इसी जज्बे का नतीजा था कि सिर्फ 15-16 साल की कच्ची उम्र में उन्होंने अपने कुछ भरोसेमंद साथियों के साथ स्वराज की शपथ ले ली। और स्वराज्य का मतलब समझिए, ये सिर्फ एक और राजा या एक और राज्य बनाने की बात नहीं थी। नहीं, ये एक क्रांतिकारी विचार था। एक ऐसा राज्य जो किसी सुल्तान का नहीं, बल्कि रयत यानी आम लोगों का होगा। उस जमाने में ऐसा सोचना भी अपने आप में एक बगावत थी। इस नई शक्ति को कुचलने के लिए बीजापुर सल्तनत ने अपने सबसे क्रूर सेनापति अफजल खान को भेजा। खान ने कसम खाई कि वो उस पहाड़ी चूहे को पकड़ लाएगा। लेकिन प्रतापगढ़ के जंगल में शिवाजी की रणनीति खान के अहंकार पर भारी पड़ गई। उन्होंने धोखे का जवाब वाघनख से दिया। ये सिर्फ एक सेनापति की मौत नहीं थी, ये बीजापुर सल्तनत के घमंड की हार थी। इस जीत ने दिल्ली में बैठे औरंगजेब को बेचैन कर दिया। उसने अपने मामा शाइस्ता खान को भेजा, तो शिवाजी ने रात के अंधेरे में उसी के महल में घुसकर उसकी उंगलियां काट दी। औरंगजेब ने सोचा आर्थिक चोट दी जाए, तो शिवाजी ने मुगलों के सबसे अमीर बंदरगाह सूरत को एक नहीं 2 बार लूट लिया। और जब धोखे से आगरा में कैद किया गया, तो फलों की टोकरियों में बैठकर ऐसा ग्रेट एस्केप किया जो आज भी एक किंवदंती है। लेकिन इतनी जीतों के बाद भी बाकी राजाओं की नज़र में शिवाजी एक बागी जागीरदार ही थे। इस बगावत को एक संप्रभु राज्य की पहचान दिलाने के लिए जरूरी था एक राज्य अभिषेक। 6 जून 1674 को रायगढ़ के किले में उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की और दक्कन में एक स्वतंत्र हिंदू साम्राज्य का औपचारिक ऐलान कर दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद कहानी एक नया मोड़ लेती है। अब मंच पर आते हैं उनके सबसे शक्तिशाली मंत्री पेशवा, जिन्होंने इस साम्राज्य को वो ऊंचाइयां दी जिसका सपना शायद शिवाजी ने भी नहीं देखा था। औरंगजेब की मौत के बाद मुगलों ने एक चाल चली और शाहू महाराज को रिहा कर दिया, जिससे मराठों में ही गृह युद्ध छिड़ गया। इस मुश्किल घड़ी में सामने आए एक जबरदस्त रणनीतिकार बालाजी विश्वनाथ। उन्होंने न सिर्फ बिखरे हुए मराठा सरदारों को एकजुट किया, बल्कि दिल्ली जाकर मुगल बादशाह से वो शाही फरमान ले आए जिसने मराठों को दक्कन में टैक्स वसूलने का कानूनी अधिकार दे दिया। ये तलवार से नहीं, दिमाग से जीती गई एक बहुत बड़ी लड़ाई थी। बालाजी विश्वनाथ के बाद कमान संभाली उनके सिर्फ 20 साल के बेटे बाजीराव प्रथम ने, और इस नौजवान की आंखों में एक अलग ही सपना था। उसने मुगल साम्राज्य की कमजोरी को पहचान लिया था और कहा, हमें इस खोखले पेड़ की जड़ों पर हमला करना चाहिए, शाखाएं तो खुद ही गिर जाएंगी। उसका लक्ष्य स्वराज्य को महाराष्ट्र से निकालकर पूरे हिंदुस्तान का साम्राज्य बनाना था। और बाजीराव ने जो कहा वो कर दिखाया। अपने 20 साल के तूफानी करियर में उन्होंने 41 से ज्यादा लड़ाइयां लड़ी और कहते हैं कि एक भी नहीं हारे, एक भी नहीं। उनकी बिजली की रफ्तार वाली रणनीति के आगे कोई नहीं टिक पाया। देखते ही देखते उन्होंने मराठा साम्राज्य को हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ताकत बना दिया। अब हम उस दौर में पहुंच चुके हैं जब मराठा साम्राज्य का भगवा ध्वज पूरे हिंदुस्तान पर लहरा रहा था। ये एक सपने के सच होने जैसा था। बाजीराव प्रथम के बेटे बालाजी बाजीराव के समय में मराठा साम्राज्य अपने चरम पर पहुंच गया। हालत ये थी कि दिल्ली का मुगल बादशाह सिर्फ नाम का बादशाह था, असल में तो वो मराठों के दिए गए पैसों पर जी रहा था। बंगाल से लेकर गुजरात तक हर कोई मराठों को टैक्स देता था। अब मराठा ही हिंदुस्तान के असली शासक थे। और फिर 1758 में वो दिन आया जब मराठा सेना ने सिंधु नदी पार करके
अटक के किले पर भगवा ध्वज फहरा दिया। अटक से कटक तक का जो नारा था वो अब हकीकत बन चुका था। मराठा ताकत अपने शिखर पर थी। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि इतिहास गवाह है, सबसे ऊंची उड़ान के बाद ही सबसे गहरा पतन आता है। अब कहानी उस एक लड़ाई की ओर मुड़ती है जिसने सब कुछ बदल दिया। अटक पर भगवा ध्वज फहराना मराठों की सबसे बड़ी जीत तो थी, लेकिन यही जीत अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह अब्दाली के लिए एक सीधी चुनौती भी बन गई। अपने इलाके में मराठों की दखलंदाजी का बदला लेने और हिंदुस्तान की दौलत लूटने के लिए वो एक विशाल सेना लेकर निकल पड़ा। पुणे से एक बहुत बड़ी सेना तो भेजी गई, लेकिन उसके सेनापति सदाशिवराव भाऊ ने उत्तर भारत पहुंचकर कई बड़ी गलतियां कर दी। अपने घमंड में उन्होंने जाटों और राजपूतों जैसे जरूरी दोस्तों को नाराज कर दिया। फिर अपनी सबसे बड़ी ताकत यानी गुरिल्ला युद्ध को छोड़कर उन्होंने तोपखाने पर भरोसा किया। नतीजा, मराठा सेना पानीपत के मैदान में चारों तरफ से घिर गई और 2 महीने बाद हालत भुखमरी की हो गई। 14 जनवरी 1761 भूखे प्यासे मराठा सैनिक आखिरी बार अपनी पूरी ताकत से अब्दाली की सेना पर टूट पड़े और वो जीत भी रहे थे। लेकिन तभी एक गोली पेशवा के बेटे विश्वासराव को लगी और वो मारे गए। अपने भतीजे की लाश देखकर भाऊ अपना होश खो बैठे और हाथी से उतरकर आम सैनिकों की तरह लड़ने लगे। सेना ने जैसे ही अपने सेनापति का ओहदा खाली देखा, बस भगदड़ मच गई। एक जीती हुई लड़ाई एक पल में हार में बदल गई। इसके बाद जो हुआ वो लड़ाई नहीं, कत्लेआम था। हार की खबर पेशवा तक एक व्यापारी के कोड वाले संदेश में पहुंची। 2 मोती घुल गए, 27 सोने की मोहरें खो गईं और चांदी तांबे का तो कोई हिसाब ही नहीं। मतलब 2 सबसे बड़े सरदार मारे गए, 27 सेनापति खो गए और अनगिनत सैनिक। ये सदमा पेशवा बालाजी बाजीराव सह नहीं पाए और कुछ ही महीनों में उनकी भी मौत हो गई। पानीपत के बाद साम्राज्य जैसे अंधेरे में डूब गया था, लेकिन हर अंधेरी रात के बाद सुबह होती है और यहाँ भी उम्मीद की एक आखिरी लौ जली, भले ही बहुत कम समय के लिए। पानीपत के बाद मराठा साम्राज्य का हाल बेहाल था। कोई लीडर नहीं था, खजाना खाली था, प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल चुकी थी और हैदर अली और अंग्रेज जैसे दुश्मन इस बिखरे हुए साम्राज्य पर गिद्ध की नज़र गड़ाए हुए थे। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन इसी राख से एक आखिरी चिंगारी उठी। माधवराव प्रथम, सिर्फ 16 साल का एक लड़का जिसे एक टूटा हुआ साम्राज्य मिला था। लेकिन अगले 11 सालों में इस नौजवान ने जो किया वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। उसने ना सिर्फ हैदर अली जैसे दुश्मनों को हराया, बल्कि 1771 में दिल्ली पर फिर से कब्जा करके मराठों का खोया हुआ सम्मान वापस दिलाया। ऐसा लग रहा था कि साम्राज्य फिर से एक हो जाएगा, लेकिन 1772 में सिर्फ 27 साल की उम्र में टीबी से माधवराव की मृत्यु हो गई। ये मराठा साम्राज्य के लिए पानीपत से भी बड़ा सदमा था। पानीपत ने सेना को मारा था, लेकिन माधवराव की मृत्यु ने साम्राज्य की आत्मा को मार दिया। केंद्रीय सत्ता समाप्त हो गई और साम्राज्य कई सरदारों में बंट गया। और यहीं पर ये कहानी हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। साम्राज्य के लिए ज्यादा बड़ा झटका क्या था? पानीपत में एक पूरी सेना और एक पूरी पीढ़ी का खत्म हो जाना, या फिर उस एक काबिल लीडर का इतनी जल्दी चले जाना? मराठा साम्राज्य के पतन का असली कारण क्या था? इस पर सोचिएगा जरूर।